सी आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम पहला कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। पहला कदम में पिछले कई एपिसोड से हम चर्चा कर रहे हैं इक्विटी यानी शेयर बाजार में निवेश की, और उम्मीद है हमारे पिछले एपिसोड्स में आपके सवालों के जवाब भी आपको मिल गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल उठ रहा है तो आप हमें सवाल भेज सकते हैं हमारी वेबसाइट pehlakadam.in पर जाकर। साथ ही फेसबुक के पेज पर भी सवाल पोस्ट कर सकते हैं, SMS के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आज की कड़ी में हम इक्विटी निवेश को लेकर चर्चा करेंगे और एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं CNBC आवाज के मार्केट अनिल सिंघवी। अनिल जी, पहला कदम में निवेश से जुड़ी तमाम बारीकियों पर तो हम चर्चा कर रही हैं, लेकिन आज जो हम बात करेंगे, जो हमारा मुद्दा है वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, यानी निवेश को लेकर जो आपको फैसला लेना होता है। जानकारी तो आपके पास बहुत सारी होती है, लेकिन डिसीजन ले कैसे, और क्या हम जो ले रहे हैं फैसला वो सही है या नहीं, इस तरह की असमंजस की स्थिति कई बार निवेशकों में होती है। तो एक तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता क्या है और इसे कैसे लेना चाहिए? हाँ, ये मैं पिछले 22 साल से कोशिश कर रहा हूँ सीखने की और समझने की कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लिया जाए। बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारी नॉलेज, इन सब की जरूरत होती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है पहले ये समझ लें। सिंपल, कौन सा शेयर खरीदा या बेचा जाए। बिल्कुल, हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन इक्विटी की बात कर रहे हैं आज, ठीक है ना। तो इक्विटी से रिलेटेड कौन सा शेयर आपको खरीदना चाहिए, किस वक्त खरीदना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में कितना रखना चाहिए और कितने समय के लिए रखना चाहिए, ये है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और ठीक उसी तरह से बेचने का फैसला लेना हो, उसे भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही माना जाए कि कब बेचना है, कितना बेचना है, किस प्राइस पर बेचना है, क्यों बेचना है। तो ये जो सवाल है कि कोई शेयर आपके पोर्टफोलियो में क्यों होना चाहिए, इसकी जो पूरी प्रोसेस है, किस तरह से आना चाहिए, ये जो प्रोसेस फॉलो की जाती है, और इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जब आप एक निर्णय पर पहुंचते हैं कि XYZ ये शेयर मैं खरीदूं या ना खरीदूं, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो पूरी तरह से आपका पैसा किसी शेयर में लगे या ना लगे, और लगा हुआ है तो निकले या ना निकले, इसको डिसाइड करना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इसको हम दो भागों में यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। बाइंग के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए? अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं, लॉन्ग टर्म की बात करूं, साथ ही कोई बहुत सारे लोग हैं जो गोल ओरिएंटेड निवेश भी करते हैं, तो किस तरह से बाइंग डिसीजन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ले? देखिए, खरीदारी करने के लिए किसी भी शेयर में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है। सारी बातें घूम फिर कर एक ही जगह पहुंचती है, क्या इस शेयर में पैसा लगाने से मेरा पैसा और बनेगा। ओके, अल्टीमेटली तो आपको पैसा कमाना है, ठीक है ना। तो आपका खरीदारी का डिसीजन तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस पर होता है, पैसा बनना चाहिए। अगर आपको तमाम सवाल उठाकर इस बात का जवाब हाँ में मिले, यहाँ पैसा बन सकता है, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे। बिकवाली के केस में अगर आपके पास पहले से शेयर है, तो फिर उस केस में डिसीजन कुछ अलग तरीके से भी लिए जा सकते हैं कि भले आपको लगता है कि शेयर में और तेजी हो सकती है, कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन आपको पैसे की जरूरत है, तो आप बेचेंगे। तो जरूरी नहीं कि आपको शेयर खराब लगे या ग्रोथ के चांस कम लगे या स्टॉक मार्केट के नीचे जाने की संभावनाएं हो, तब भी आप बेच सकते हैं। भले ही कंपनी अच्छा कर रही है, तो बेचने के लिए अलग अलग रीजन हो सकते हैं, लेकिन खरीदने का रीजन तो सिर्फ एक और एक ही है, पैसा बनना चाहिए। बनने की अब बनेगा नहीं बनेगा ये तो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट आप इतने श्योर तो हों कि पैसा बनने की संभावना है, अच्छी संभावना है। तो मैं कई बार कहता हूं कि कब और कितना आप श्योर हैं तब खरीदें। एक तो ये होता है कि 50-50% चांस है, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। अल्टीमेटली तो वो सही है, या तो बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन आप जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं तो ये तो सोचें कि मैं 80%, 90% श्योर हूं कि पैसा बनेगा, और अगर नहीं बनेगा तो किस वजह से नहीं बनेगा वो आपको पता होना चाहिए। और वो वजह वो होनी चाहिए जो कंपनी से हट करो कि चलिए इकोनॉमी अच्छा ना करे, ग्लोबल इकोनॉमी खराब हो जाए, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जाए, उसकी वजह से पैसा ना बने, तब भी मैं एक बार शेयर में पैसा लगा सकता हूँ। लेकिन तब मेरा कॉन्फिडेंस ये जरूर होना चाहिए कि ये कंपनी तो अच्छा करेगी। तो कंपनी पर कॉन्फिडेंट हूँ, ग्लोबल फैक्टर्स मुझे पता नहीं, हमारी इकोनॉमी ठीक चलेगी या पता नहीं, या हमारे मार्केट्स कभी नीचे आ सकते। देखिए कविता, एक बात बहुत क्लियर है स्टॉक मार्केट में, अच्छे से अच्छे समय में समझिए निफ्टी सेंसेक्स लाइफ टाइम हाई पर है, उस समय भी आपको बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जो लाइफ टाइम लो पर ट्रेड कर रहे हैं, 52 हफ्तों के निचले स्तरों पर है। और जब सेंसेक्स निफ्टी 52 हफ्तों के निचले स्तर पर हो, तब भी कई सारे शेयर ऐसे होंगे जो
उच्चतम स्तरों पर ट्रेड करें। इसका मतलब अल्टीमेटली अगर कंपनियां अच्छी है, पैसा कमा रही है, तो खराब बाजार हो या अच्छा बाजार हो तो जल्दी चलेंगे शेयर, खराब हो तो धीमे धीमे चलेंगे, लेट चलेंगे। तो वो एक डिफरेंस अगर हमें समझ में आ जाए तो फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन ऐसे में नजरिया कैसा मैं डिसाइड करूं? अगर मेरा मूल मकसद सिर्फ पैसे कमाने का है, लेकिन शॉर्ट टर्म रहना चाहिए या ट्रेडर के तौर पे अप्रोच होनी चाहिए या इन्वेस्टर के तौर पे, वो कैसे डिसाइड करूं मैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्रिकेट आप फॉलो करती होंगी और साथ ही आप 2 एग्जाम्पल से बताता हूँ। दूसरा ये कि आप शॉपिंग करने भी जाती हैं। पहला एग्जाम्पल तो क्रिकेट का बता दूं। अब क्रिकेट में 3 तरह की टीमें बनती हैं आजकल। एक टेस्ट मैच वाली होती है और एक होती है वनडे वाली और तीसरी होती है 2020 वाली। कुछ प्लेयर्स ऐसे होंगे, विराट कोहली और धोनी जैसे, जो तीनों टीमों में दिखते हैं आपको। Absolutely. और कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो सिर्फ टेस्ट टीम में दिखेंगे और कुछ सिर्फ आपको 2020 में दिखेंगे। तो हर प्लेयर का एक टेम्परामेंट है, उसके खेलने की मानसिकता है। तो कुछ एक शेयर ऐसे होते हैं जो आपके लिए ट्रेडिंग के लिहाज से भी अच्छे हो सकते हैं और कुछ हो सकते हैं कि मीडियम टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से, 2-4-6 महीनों की ट्रेडिंग के लिए, 2-4 हफ्तों की ट्रेडिंग के लिए। और कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो सिर्फ 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल की व्यू से आप खरीदें, जिनमें आप ट्रेड करने जाएंगे तो कर ही नहीं पाएंगे। मसलन नेस्ले, फाइजर, ये कुछ ऐसी इंटरनेशनल कंपनियां जहां आप देखेंगे तो वॉल्यूम ही नहीं दिखेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि यहाँ लोगों ने पैसा नहीं बनाया, कई गुना किया है। और कुछ शेयर ऐसे जो बड़े लिक्विड है, रोज सुबह शाम 5-5% के मूव होते हैं, लेकिन अगर आप 5 साल 10 साल में देखेंगे तो पैसा बना ही नहीं वहां पर। तो अल्टीमेटली आपको क्या सूट करता है, आप किस टीम में आ सकते हैं एज ए क्रिकेटर, है ना। हर आदमी तो विराट कोहली है नहीं, तो आपको ऐसा तो नहीं होगा कि तीनों टीम में जगह मिल जाए। तो फिर आपको अपनी माइंड सेट, अपनी ताकत देखने की, मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, शॉर्ट टर्म निवेश कर सकता हूँ, या ये सब मेरे बस की बात नहीं, मेरे तो 3-5 साल 10 साल का व्यू ठीक है, वो फिर मैं अच्छे स्टॉक्स, कोई HDFC बैंक, इस तरह के शेयर में लेकर रखूंगा जहां मुझे अच्छा पैसा बने। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरा एग्जांपल दूंगा कि क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, ये भी हर एक पर डिपेंड करता है। समझिए आप शॉपिंग करने गई हैं हाइपर सिटी में। अब ऐसा तो नहीं कि हाइपर सिटी में आप हर चीज खरीद कर आएंगी। आपको क्या जरूरत है, आपकी रिक्वायरमेंट में क्या सूट करता है। टूथपेस्ट भी अगर आप लेने जाएं तो 50 टूथपेस्ट मिलेंगे वहां पर, लेकिन मुझे उसमें से एक ही चुनना है। तो एक तरह से टूथपेस्ट मतलब एक इंडस्ट्री हो गई, सेक्टर हो गया। उस सेक्टर में से मेरे लिए कौन सा शेयर सही है। तो ये एक पसंद करने वाली बात कि कौन सा शेयर मेरे लिए सही है और कौन सा मुझे चुनना है, कौन सा नहीं चुनना है, ये अल्टीमेटली इंडिविजुअल चॉइस है। देखिए, और ये इसलिए भी है, अगर 8000 स्टॉक लिस्टेड है तो सब में ट्रेडिंग होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। कई अच्छे शेयर हैं, कई खराब शेयर हैं। कुछ शेयरों में लोग पसंद करते हैं ट्रेड करना, खरीदना बेचना, कुछ को हाथ नहीं लगाते। तो आपको क्या सूट करता है, सबसे पहले हम अपने आप को समझेंगे कि मैं मार्केट में क्या कर सकता हूं, तभी मैं जाकर मार्केट में पैसा बना सकता हूं। तो बाजार में क्या चल रहा है उससे ज्यादा ये समझना जरूरी। अच्छा, क्या होता है कि अगर मेरी ट्रेडिंग की माइंड सेट ही नहीं है, अगर कोई प्लेयर है जो जाकर टेस्ट मैच का प्लेयर है, वो जाकर अगर 6 गेंद खाली छोड़ देगा 2020 में और सोचेगा मैं पहले सेट हो जाऊं उसके बाद रन बनाना शुरू करूंगा, तो वो फिट नहीं होगा। और उसी तरह से अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं और पहली बॉल से मारने लगेंगे, 4 स्लिप लगी होती है वहां पर, आपका कैच जाएगा। तो आपको मौके के हिसाब से, अपनी माइंडसेट, अपने टेम्परामेंट के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनानी है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि बाजार में आपके पास वैरायटी तो बहुत है, तरह तरह के सेक्टर्स है, शेयर यहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या खरीदना है। लेकिन ऐसे में अक्सर हम सुनते हैं कि आपको वैल्यू बाइंग करनी चाहिए, आपको कंपनी के फंडामेंटल्स देखने चाहिए, लेकिन किस तरह के निवेशक को किस तरह की बाइंग में दिलचस्पी दिखानी चाहिए, वो अगर मैं समझना चाहूँ। 2 तरीके की चीजें हैं खरीदारी करने के लिए। एक तो वैल्यू बाइंग, जिसे कहते हैं हम वैल्यू इन्वेस्टिंग, और दूसरा कहते हैं हम ग्रोथ इन्वेस्टिंग। 2 तरीका क्यों है वो भी बता दूं। जनरली मार्केट में पॉपुलर क्या होता है, पॉपुलर स्टॉक्स वो होते हैं, वो कंपनी होती है जो ग्रोथ दिखाती है। अरे ये कंपनी बड़ी जोरदार ग्रो कर रही है, ये बिजनेस बड़ा तगड़ा है। जैसे पिज्जा बनाने वाली कंपनियों का, बर्गर बनाने वाली कंपनियों का, आजकल बड़ा टूर्स एंड ट्रेवल्स वाला कंजम्पशन, आजकल वो फोकस में। तो लोगों को लगता है अरे ये कंपनी हर साल 25%, 30%, 40% की ग्रोथ दिखाती है, या फिटनेस वाली कंपनियां हैं, तो ये वक्त है उनका, है ना। तो लोगों को लगता है कि यार ये कंपनियां बड़ी अच्छी, साल दर साल इतनी बड़ी ग्रोथ आ रही है, तो बड़ी फैंसी होती है इनकी, शेयर बड़े बड़े महंगे ट्रेड करते हैं। अब
जो फोकस में है, ग्रोथ में है, फेमस है, लोगों को पसंद है, तो वो सस्ते तो नहीं होंगे। राइट। वो 30 के मल्टीपल पर, 40 के मल्टीपल, 50 के मल्टीपल पर, कुछ स्टॉक तो ऐसे 70-80 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करते हैं, जो बड़े महंगे, लेकिन लोगों को पसंद है, लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो पहला तो वो तरीका हो गया कि आप ग्रोथ के पीछे भाग रहे हैं। जहां मुझे ग्रोथ दिखती है मैं वहां पैसा लगाऊंगा, चाहे फिर वो IT कंपनियां हो या फार्मा कंपनियां हो या कंजम्पशन वाली कंपनियां हो। दूसरा तरीका बड़ा अलग है, मैं कई बार उसे मारवाड़ी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग कहता हूँ, या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरह वाली इन्वेस्टिंग कहता हूँ। वो वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है जिसकी आप बात करें। मतलब वैल्यू मतलब क्या है? 1 रुपए की चीज मुझे 1 रुपए से कम में मिले, है ना। अगर ये कप है, इस कप की कीमत 100 रुपए है, और अगर मुझे ये कप 15 या 20 रुपए में मिले या 25 रुपए में मिले, तो मुझे लगता है वैल्यू है। कभी न कभी तो 100 रुपए होगी, 100 नहीं भी होगी तो 50 तक पहुंचेगी। भाई अल्टीमेटली वैल्यू किसी चीज में है तो वो स्टॉक की प्राइस, उस कंपनी की वैल्यू, अपनी फेयर वैल्यू के आसपास जाने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं कि वो फेयर वैल्यू हो। अब इसमें दिक्कत एक ही है कविता, दिक्कत क्या है? जब कोई शेयर अंडर वैल्यूड है, आपको पता है, कई बार हम कहते हैं ना कि कंपनी के एसेट्स देखिए। अब आज फर्ज करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जितनी ब्रांचेस हैं, जितनी रियल एस्टेट है, और शहर के हर शहर में प्राइम लोकेशन पे आप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अच्छी प्रॉपर्टीज है। लेकिन आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कैसे वैल्यू करेंगे? क्या उसके कारोबार के बेसिस पर, कितनी डिपॉजिट्स है, कितना लोन है, कितने NIM से, कितनी एसेट क्वालिटी कैसी है, या फिर उनके पास रियल एस्टेट कितनी है? तो एक तरीका हो सकता है कि अगर आज स्टेट बैंक इंडिया अपनी सारी रियल एस्टेट बेचने निकल जाए, तो जो मार्केट कैप है उससे ज्यादा पैसे शायद आ जाए। दूसरा तरीका है कि ये बिकेगी, नहीं बिकेगी, कब बिकेगी, या अगर बेच देगी तो ये बिजनेस कहां करेंगे, वो दूसरा सवाल होता है। तो मैं उसे नहीं देखूंगा, और इसी वजह से मार्केट वो उस वैल्यूएशन को नहीं देखकर सिर्फ कोर बिजनेस पर फोकस करता है कि बोरोइंग, लेंडिंग, पैसा देना और लेना, ये कैसा कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली कई बार क्या होता है, जो वैल्यूएशन मिलने चाहिए स्टॉक को वो नहीं मिलते, जो एसेट्स हैं, जो नेटवर्थ है, उससे कम पर ट्रेड करते हैं। लेकिन कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं जो बहुत बुरे समय में जब देखते हैं कि इतने कम वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है ना, ले लेते हैं। आगे पीछे मेरे पास पेशेंस है, मैं इंतजार करूंगा, जब ये वैल्यूएशन करेक्ट होकर ढंग के लेवल पर आएंगे तब मैं बेचूंगा। चलिए, तो यहाँ पर आप कैसे अपना होमवर्क करके, अपनी रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन तक पहुंच सकते हैं, उस पर तो हमने बात कर ली। लेकिन इसमें भी कई तरह के फैक्टर्स हैं और जरिए हैं जो आपको मदद करते हैं निवेश को लेकर अपने फैसले को बनाने में, उसे डिसाइड करने में। क्या है वो फैक्टर्स, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। पहला कदम में आज हम आपको बता रहे हैं या समझा रहे हैं कि कैसे आप निवेश को लेकर अपना निर्णय ले सकते हैं। और खुद का होमवर्क तो करना जरूरी होता ही है, लेकिन कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी मदद से आप निवेश का फैसला लेते हैं। लेकिन उसमें से कितने सही है और कितने गलत है, किस पर आपको कितना विश्वास करना चाहिए, इस पर अब करते हैं विस्तार से बात। अनिल जी, कई बार हम देखते हैं कि हम दोस्तों या रिश्तेदारों की देखा देखी, अच्छा इसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, इस स्टॉक में इसको मुनाफा हो रहा है तो मैं भी इसमें निवेश कर देती हूँ। ऐसी कई सारी धारणाएं हैं लोगों के जहन में जो अपने रिलेटिव्स के पोर्टफोलियो को ही कॉपी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ कई चूकी हो जाती है कि सबका नजरिया अलग होता है, सबके गोल्स अलग होते हैं। कैसे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इंस्पायर करते हैं और डिराइव करते हैं, ये बताइए। देखिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से इंस्पायर होना तो अच्छी बात है। बिल्कुल, निवेश को शुरू करने के लिए तो अच्छी बात है। अगर वो पैसा लगा रहे हैं, आप उनको पैसा लगाते हुए देख रहे हैं और आपको ये पता है कि कई बार कहते हैं देखिए मैंने ये शेयर इतने में लिया था, इतना हो गया, मैंने ये लिया था, इतने में हो गया। कई बार बोस्टिंग होती है कि आपने कमा लिया, वो बहुत अच्छी बात है, उनसे इंस्पायर होना चाहिए। इंस्पायर होने के साथ साथ फिर जब आप उनके बोलने पर शेयर खरीदें तो फिर एक सवाल और करें कि अच्छा आपने ये 5 शेयर बताए, ये यहाँ से यहाँ बढ़ गए, यहाँ से यहाँ बढ़ गए। कुछ ऐसे भी कोई ऐसे केस हुए हैं कि जिसमें आपने शेयर खरीदे और बड़े ना हो, नुकसान हुआ, तो वो भी कभी कभी पूछ ले तो ठीक रहता है। अदर साइड ऑफ द कॉइन। अब आप मुझे भी पूछेंगे ना तो मैं आपको वही चीजें बताऊंगा ना जो मैंने अच्छी की है। जो मेरे खराब कॉल्स हैं या जिस दिन मैंने मार्केट को गलत प्रेडिक्ट किया उस दिन तो मैं भूलना चाहूंगा ना कि ये क्यों याद रखूं। तो पहली बात तो वही कि रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से जब आप एडवाइस लेने तो सिर्फ अच्छी वाली ना देखें, ये भी सोचें कि कभी खराब क्या कुछ हो सकता है। लेकिन इस एडवाइस को लेने में कोई बुराई नहीं है। बुराई तब नहीं है जब आपको ये पता है कि जिसे मैं पूछ रहा हूं वो वाकई में जानकार है। राइट, है ना। अब आज जैसे मैं
10 फंड मैनेजर्स को पर्सनली जानता हूँ, और मैं अगर उन्हें फोन करके पूछूं कि आपको मार्केट क्या लग रहा है, आपको ये सेक्टर क्या लग रहा है, आपको ये स्टॉक क्या लग रहा है, तो वो जो बोलेंगे मुझे पता है, वो उस फील्ड के एक्सपर्ट है। और हम तो यहां तक पूछते हैं कि हमें ये पता कि ये एक्सपर्ट मेटल को बहुत अच्छे से जानता है। इस फंड में जिसकी डेट मार्केट में बड़ी तगड़ी ग्रिप है, किसी की ऑटो में बड़ी अच्छी पकड़ है, तो आपको ये पता होना चाहिए आप जिससे पूछो वो कितना जानता है। अब पता चला आपका रिलेटिव किसी ब्रोकर के यहाँ पर एक टर्मिनल पर ऑपरेट करने वाला एक छोटा सा एम्प्लॉय है, आप उसे ये कहेंगे कि वो किसी की सुनता है, किसी की देखता है, कोई उसका ऐसा क्लाइंट है जो अच्छे ट्रेड करता है, उसके बेसिस पर अगर आप उसकी ओपिनियन पर फॉलो करेंगे तो ये बड़ा वो हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस, राइट ना हो तो अच्छा है फिर ऐसे में। तो है ना, तो आप जिससे ओपिनियन ले रहे हैं फ्रेंड्स रिलेटिव से लेने में हर्ज नहीं है, बुरा ही नहीं है, मुफ्त में मिलती है। लेकिन आप मुफ्त की चीज जब तक मुफ्त में ठीक है, जब मुफ्त की चीज की कॉस्ट लगने लगती है ना तो वो बड़ी महंगी पड़ जाती है। तो अगर मुफ्त में गलत एडवाइस मिली तो जब उसके पैसे लगेंगे तो वो पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे। तो आप सिर्फ इतना इंश्योर कर लीजिए कि जब आप अपने फ्रेंड और रिलेटिव को पूछें तो वो वाकई में बड़ा जानकार हो, या फिर उसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जहां से वो सोच समझ कर आपको बता रहा है वो वाकई में रिलायबल होनी चाहिए। बिल्कुल, तो आपने सही कहा कि फ्री की एडवाइस लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब पैसे देके जो एडवाइस मिलती है हमें स्टॉक ब्रोकर से, उस पर बात करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही कॉमन जरिया है इन्वेस्टमेंट करने का या डिसीजन लेने का, लेकिन उस पर भी हमें कितना निर्भर करना चाहिए? हाँ देखिए, सामान्यतः ज्यादातर लोगों के लिए एडवाइस लेने का एक सिंपल सीधा और आसान तरीका यही कि आप अपने ब्रोकर को पूछें। राइट। अब ब्रोकर का मतलब ये तो नहीं कि आपका जो ब्रोकर और वो प्रोमोटर और जो उस कंपनी का एमडी है वो आपको एडवाइस करेगा। बिल्कुल। अब समझिए आप बैठे हैं कहीं छोटी जगह में, कोटा रतलाम जालंधर में है, बल्कि उससे भी छोटी जगह में। अब किसी ब्रोकर के वहां पर टर्मिनल्स हैं, फ्रेंचाइजी हैं या फिर ब्रांच है, आप एडवाइस किससे ले रहे हैं? क्या उस जगह में बैठे हुए उस ब्रांच के किसी रिलेशनशिप मैनेजर से या उस ब्रांच हेड से, या फिर उस ब्रोकर के ऑफिस के मुंबई में या दिल्ली में बैठे हुए कॉर्पोरेट ऑफिस में उनका पीएमएस हेड है या हेड ऑफ रिसर्च है या इक्विटी का हेड है? अगर आप उसकी एडवाइस फॉलो करके कर रहे हैं तो ज्यादा संभावना है, अच्छा उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि पैसा बनेगा, है ना, लेकिन फिर भी संभावनाएं बढ़ जाती है कि आप, तो ब्रोकर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी ब्रोकर के ऑफिस में टर्मिनल पर आपके ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले ऑपरेटर से आपने पूछ लिया और आपने कहा मुझे तो इस ब्रोकर ने बोला था। आप जब ब्रोकर से एडवाइस ले रहे हैं या आपको वो एम्प्लॉय बोले कि देखिए हमारे ऑफिस की ये खबर है या हमको ये लग रहा है आप ये खरीद लीजिए बेच लीजिए, तो फिर आप पूछिए कि खबर मतलब कौन है, कौन आपको बोल रहा है? क्या आपका हेड ऑफ टेक्निकल रिसर्च बता रहा है कि ये टेक्निकल कॉल है कि ये शॉर्ट कर लीजिए, ये लॉन्ग कर लीजिए, या आपकी रिसर्च टीम ये कह रही कि ये शेयर अच्छा लगता है? और जब आप 3 सवाल पूछेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एडवाइस फॉलो करनी है नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है वो बोल देंगे अच्छा क्या टारगेट्स हैं, कब तक हासिल होंगे, रिस्क क्या है। 4 सवाल पूछते आप अपने आप को भी अच्छी नॉलेज में ले आएंगे, जो आपको एडवाइस कर रहा है वो भी अगली बार सोचेगा कि कविता जी को कोई भी स्टॉक बताने के पहले मुझे अपनी तैयारी करके बताना चाहिए, नहीं तो वो 4 सवाल पूछेंगे। तो सवाल पूछना बहुत जरूरी है इक्विटी में पैसा लगाने के पहले। और कोई भी आपको एडवाइस दे, एडवाइस सिर्फ ले नहीं, और एडवाइस लेते वक्त आप 4 सवाल अगर पूछेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। और जाहिर सी बात है कि इसके लिए आपको फ्री की एडवाइस में आप सवाल पूछने की सिचुएशन में होते नहीं है, और जब पैसे देके आप एडवाइस लेते हैं तो फिर आप 4 सवाल पूछ सकते। तो इसीलिए जनरली लोग ये कोशिश करते हैं कि क्यों पैसे दिए जाए, गारंटी तो है नहीं। ये बात सही है, अगर आप पैसा देके एडवाइस लेंगे या किसी ब्रोकर को आप एडवाइजरी के लिए फी दे रहे हैं तब भी आप पैसा कमाएंगे, लेकिन गारंटी तो स्टॉक मार्केट में किसी चीज की है नहीं, पैसा कमाने की तो बिल्कुल भी नहीं। और हर अच्छे से अच्छा आदमी गलत पढ़ सकता है, हर बुरा से मतलब फिसड्डी आदमी किसी दिन सही पढ़ सकता है। और मैं कई बार मिलता हूँ कई लोगों से ऐसे कहते हैं देखिए सर मैंने उस दिन कहा था कि निफ्टी इस लेवल पर बंद होगा और उसी लेवल पर बंद होगा, फिर मैंने कहा दूसरे दिन का भी बता दो, तीसरे दिन का भी बता दो। तो एक आध बार तुक्का लगाना बड़ा आसान काम है, कंटिन्यूसली कोई अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। तो इसलिए फिर आप जब ये देखेंगे ना कि रेगुलरली एडवाइस सही आ रही नहीं आ रही है, और जरूरी नहीं कि पहली बार किसी ने एडवाइस दी और उसी पर आप कूद जाएं, उसी में सारा पैसा डाल दें ले लें। आराम से 2-4 बार देखिए ना,
ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि अगर अनिल सिंह भी बोल रहा है कि मार्केट ये होगा, तो आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, हफ्ते 2 हफ्ते देखिए ना, कौन सा आज ही मार्केट आखिरी दिन है बंद हो जाएगा, कल से इक्विटी में पैसा बनना बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मार्केट कभी बंद नहीं होने वाले, पहले भी चल रहे थे, आगे भी चलेंगे, मौका मिलेगा, आराम से सोच समझ कर, तसल्ली करके, भरोसा करके पैसा लगेगा। बिल्कुल, पैसों की बात है, आपकी कमाई के पैसों की बात है, तो आपको बिल्कुल सोच समझ के लगाने चाहिए। लेकिन अब सवाल ये भी होता है कि कई बार हम देखते हैं कि ब्रोकर्स अपने मुनाफे के लिए भी या किसी स्टॉक को प्रेफरेंस देने के लिए भी गलत राय देते हैं। तो ऐसे में अगर मुझे कुछ क्रॉस चेकिंग करनी हो तो समय तो आपको देना चाहिए, जैसा कि आपने कहा कि आप तुरंत से निवेश का फैसला ना ले, 3 दिन दे, 4 दिन दे, लेकिन उसके अलावा क्या क्रॉस चेक करने का कोई जरिया है? क्या मैं किसी और ब्रोकर के पास जाके भी ये कर सकती हूँ? कॉमन सेंस विच इज मोस्ट अनकॉमन थिंग अमंग पीपल। इसका कोई फॉर्मूला नहीं। देखिए, मेरे मन में क्या चल रहा है वो आप जज नहीं कर सकते, आपके मन में क्या चल रहा है मैं जज नहीं कर सकता, तो वो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, उसका कोई बैरोमीटर नहीं है। तो अगर कोई पर्पसली आपको गलत एडवाइस दे रहा है तो उसका तरीका एक ही, आप ही को जज करना है कि मुझे किसी की एडवाइस पर कितना भरोसा करना है। और उसका सिंपल तरीका एक ही है कविता, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। आप जब 4 सवाल पूछेंगी ना तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि सामने वाला एडवाइस किस पर्पज से दे रहा है और उसको कितनी समझ है ना, और उसके पीछे उसका क्या पर्पज है। तो हो सकता है, कई बार होता है, देखिए ये बात फैक्ट है, कई ब्रोकर्स उनके रिलेशनशिप मैनेजर्स को वो टारगेट देते हैं कि आप इतना बिजनेस लाइए, इतना ट्रेड करवाइए, उसके चक्कर में वो अपने क्लाइंट्स को अंधाधुंध ट्रेड करवा देते हैं, है ना। तो आपको अपने फिल्टर्स लगाने हैं, मुझसे पूछ के बगैर नहीं करेंगे, मुझे बताएंगे तो मैं आपसे 4 सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं सेटिस्फाई होऊंगा, जरूरत होगी तो मैं कोई 1-2 और दोस्तों को पूछूंगा। आजकल तो गूगल पे, नेट पे चाहिए जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एक्सचेंजेस की साइट है, मैं जाके फटाफट, आप एक फटाक से कंपनी टाइप करें, आपको बेसिक फंडामेंटल दिख जाएंगे, तुरंत पता चल जाएगा कंपनी पिछले 4 क्वार्टर से, 4 साल से पैसा बना रही नहीं बना रही है। लॉस मेकिंग कंपनी तो आप तुरंत पूछे ना, अरे भाई ये तो लॉस मेकिंग कंपनी दिख रही, तुम क्यों रिकमेंड कर रहे हो? तो आप जब सवाल पूछेंगे तो अगली बार जो आपको गलत एडवाइस देना चाहता है वो सोच रहे यार इसको जाने दो, ये बहुत पूछता है ना, इसको हम बेवकूफ नहीं बना सकते। तो आपकी इमेज आपको बनाने की मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। और वो सिर्फ इसी बात से आएगी कि आप 4 इंटेलिजेंट सवाल पूछ लीजिए। तो ब्रोकर कैसी एडवाइस देता है, क्या देता है, उस पर फिल्टर आप ही को लगाना है, और अगर वो आप पूछेंगे तो आप बच जाएंगे। लेकिन ऐसे में ये तो बात हुई है स्टॉक ब्रोकर्स की, फाइनेंशियल एडवाइजर्स की अगर हम बात करें, जो कि थोड़ा सा ज्यादा बड़ा काम करते हैं स्टॉक ब्रोकर के मुकाबले, और थोड़ी सी कस्टमाइज अप्रोच भी होती है क्योंकि आपका पूरा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो ये हैंडल करते हैं, क्या उन्हें आपके रिस्क एपेटाइट की बेहतर जानकारी होती है, बेहतर समझ होती है, वो बेहतर सलाह दे सकते हैं? फाइनेंशियल एडवाइजर्स या फिर फाइनेंशियल प्लानर्स, कविता, इसमें क्या है कि ये लोग आपके फाइनेंस को ब्रोकर के मुकाबले में बेहतर जानते हैं। लेकिन जनरली, सामान्य तौर पर फाइनेंशियल एडवाइजर्स और फाइनेंशियल प्लानर्स आपकी ओवरऑल प्लानिंग कैसे करनी है उसमें ज्यादा माहिर होते हैं। तो वो आपको ये बता सकते हैं कि जब आपने बोल दिया मुझे इतना पैसा इतने समय के लिए डालना है, इतने रिस्क लेनी है, इतनी नहीं लेनी है, पैसा कब जरूरत पड़ेगी, कितनी जरूरत पड़ेगी, किस काम के लिए जरूरत पड़ेगी, तो वो आपको ये बता देंगे इतना इक्विटी में जाना चाहिए, इतना फिक्स इनकम में जाना चाहिए, इतना गोल्ड में जाना चाहिए, इतना रियल एस्टेट में जाना चाहिए, ये फंड आप चूज कीजिए। वहां तक ठीक है। जरूरी नहीं कि आपका फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल एडवाइजर आपको स्टॉक सिलेक्शन में भी उतना ही माहिर मिले। तो फाइनेंशियल प्लानिंग कर दी, उसने बता दिया इक्विटी में इतना जाना चाहिए, फंड बता दिए, लेकिन जब इक्विटी सिलेक्शन की बात आए कि ये शेयर खरीदिए बेचिए, तो जनरली ये देखा गया कि वो काम फाइनेंशियल प्लानर्स का नहीं है। है ना। तो अगर आपका फाइनेंशियल प्लानर वो काम में एक्सपर्टाइज रखता है, उसकी महारत है, अच्छी बात है। नहीं तो जब वो स्टॉक बताए तो आप उसे भी पूछिए। देखिए, सवाल पूछना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आपने स्टॉक रिकमेंड किया तो आपने किस बेसिस पे किया, क्या आपने रिसर्च की, आपके पास रिसर्च टीम है, आप आउटसोर्स करते हैं तो किसकी रिसर्च लेते हैं, इसकी क्या रिलायबिलिटी है, और उसके बाद आप चाहें तो लगा ले। हाँ, ये जरूर है कि मैं एक बात जरूर कहूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप फाइनेंशियल प्लानर के पास जाए ना, जाना तो बेहद जरूरी है और समझना बेहद जरूरी है, और ये समझना ज्यादा जरूरी है कि आपका किस जगह कितना पैसा जाना चाहिए। और अगर वो फंड बताए तो फंड, और अगर आपको डायरेक्टली इक्विटी में डालना है तो फिर डायरेक्टली इक्विटी चुनने का काम वो आपको करना है, वो फाइनेंशियल प्लानर पर मत छोड़िए, क्योंकि उनका काम जनरली ये है नहीं, अनलेस कि आप बहुत श्योर हो कि मेरा फाइनेंशियल प्लानर तो ऐसा है कि जो 9 से 3:30 बजे तक बड़ा एक्टिवली मार्केट ट्रैक करता है,
उसको सब पता है ऊपर नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि जनरली फाइनेंशियल प्लानर की आदत क्या है, वो 3 साल 5 साल के व्यू से पैसा लगाते हैं, फंड्स रिकमेंड करते हैं। हाँ। तो इक्विटी डायरेक्टली वो कितना अच्छे से रिकमेंड करेंगे उस पर हमेशा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए एक फाइनेंशियल प्लानर को चुनने से पहले, इस पर करेंगे विस्तार से बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पहला कदम में आगे बढ़ाते हैं हमारी चर्चा को और आपको बता रहे हैं हम कि कैसे आप निवेश या ट्रेडिंग जो भी करना चाहते हैं शेयर बाजार में, उसको लेके आप कैसे फैसले ले। और हमने ब्रेक पर जाने से पहले बात की थी कि फाइनेंशियल प्लानर एडवाइजर्स आपके पूरे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को हैंडल तो करते हैं, आपको फंड्स कहां अपने लक्ष्यों के मुताबिक निवेश करने चाहिए उसकी जानकारी देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके पास शेयर बाजार में किस शेयर में आपको निवेश करना चाहिए उसकी भी जानकारी हो। तो वैसे मैनुअल जी, आप मुझे ये समझाइए अब कि क्या क्या क्वालिटीज में देखूं फिर अपने फाइनेंशियल प्लानर में। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये कि आपका फाइनेंशियल प्लानर आपकी रिक्वायरमेंट को समझकर आपको बता रहा है या नहीं, वो सबसे बड़ी चीज है। दूसरी बात, उसकी इक्विटी मार्केट की डायरेक्ट एक्सपर्टाइज आपको, क्योंकि अभी हम जीरो इन करके इक्विटी की बात कर रहे हैं, बाकी आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई, वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन वो इक्विटी मार्केट के बारे में, शेयर सजेस्ट करने के बारे में सीधा कितना समझता है, कितना जानता है। और जनरली ऐसा होता है कि वो कम जानते हैं, तो फिर ऐसे में वो कहां से रिसर्च लेकर आपको रिकमेंड कर रहे हैं वो आप जरूर जान लीजिए। और उसके बेसिस पर आप पैसा लगाइए, क्योंकि अल्टीमेटली वो ये सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या है, वो कहता है ना कि आपकी पास्ट परफॉर्मेंस इस बात की गारंटी नहीं करती कि फ्यूचर में भी यही परफॉर्मेंस आएगी। वो न सिर्फ स्कीम्स के लिए सही है, वो फाइनेंशियल प्लानर्स की राय के लिए भी सही है। अगर किसी आपको प्लानर ने आपको पिछले 4 स्टॉक ऐसे बताए जो बड़े तेजी से फटाफट भाग गए, तो आपको लगता है ये बंदा ठीक है, ये एकदम सही बोलता है, ये जैसे ही बोलता है स्टॉक ले लेने का, और उसके बाद में तो ये 4 बार हो गया। लो ऑफ एवरेज कब काम करेगा पता नहीं, क्योंकि 10 में से 10 किसी को नहीं आते स्टॉक मार्केट में, ठीक है ना। बढ़िया से बढ़िया इन्वेस्टर ऐसे हैं, बड़े से बड़े इन्वेस्टर, वॉरेन बफेट से लेकर राकेश झुंझुनवाला से लेकर सारे, इन्होंने कुछ न कुछ स्टॉक ऐसे खरीदे हैं जो कभी ना चले, है ना। तो ये दिक्कत, कुछ ही स्टॉक्स ऐसे होते हैं इनफैक्ट जो कई गुना हो जाते हैं, जिससे वेल्थ बनती है, उनकी संख्या कम है। नहीं चलने वालों की या बहुत कम परफॉर्मेंस देने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा होती है ना। तो इस लिहाज से फिर आपको ये देखना है कि हर स्टॉक जो रिकमेंड किया जा रहा है तसल्ली करनी है कि लेना है नहीं लेना है, और लेना है तो किस वजह से लेना है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और अगला जरिया है मीडिया। आप और हम जैसे लोग न्यूज चैनल्स की बात करें, हम वेब की बात करें या पेपर्स की बात करें, इसका भी लोगों को ट्रैक रखना चाहिए। हाँ, और आजकल तो मीडिया बहुत बड़ा हो चुका है, इन द सेंस कि लोग तो मीडिया के जरिए सबको ट्रैक कर लेते हैं, किसी ब्रोकर को, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को, और सबकी एडवाइस अपनी अपनी वेबसाइट्स पर होती हैं। कई सारी पेड साइट्स होती हैं जहां आप पैसा देकर एडवाइस ले सकते हैं। अब मीडिया में भी बात वही है, ये डिपार्टमेंटल स्टोर है ना। अब हर जगह यहाँ पर आपको मिनट टू मिनट ट्रेडिंग भी मिलेगी, बिल्कुल, पोजिशनल ट्रेडिंग भी मिलेगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी मिलेगी, इक्विटी का भी होगा, फिक्स इनकम का भी होगा, म्यूचुअल फंड का भी होगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए और किस एक्सपर्ट को आप फॉलो करना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन है। क्योंकि देखिए, ये अब न्यूज चैनल्स 24 आवर्स हैं, वो हर इन्वेस्टर को केटर करने वाली जानकारी देते हैं, है ना। अल्टीमेटली इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी बात यही है, मुझे क्या चाहिए। मैं अंदर से कंफ्यूज हूं ना, तो मुझे कोई कितनी इंफॉर्मेशन लाके दे दे, कितना ही कुछ बोल दे, पैसा नहीं बना सकता। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स को सुनने के बाद भी कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं। रहेगा, कभी कभी जितना आपके लिए रिस्की इंफॉर्मेशन नहीं होना या कम होना है, उतना ही रिस्की एक्सेस इन्फॉर्मेशन होना भी। अब जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन में आपको ये नहीं पता किस पर भरोसा करूं। एक बोलेगा खरीदो, दूसरा बोलेगा बेचो, एक बोलेगा मार्केट गिरेगा, दूसरा बोलेगा बढ़ेगा। तो ये तो होगी। और अल्टीमेटली मैं कई बार कविता जाता हूं, बहुत सारे शोज करता हूं, कैंप्स करता हूं, इन्वेस्टर कैंप्स वगैरह। लोग बोलते हैं कि आप इतने सारे लोग लेके आते हैं जो अलग अलग एडवाइस देते हैं, बोले वो सही है, या तो आप हमें बता दें या हमें ऐसा कोई आदमी मिल जाए जो जब भी बोले सही बोले, और वो जैसा बोले वैसे ही स्टॉक चले या मार्केट गिरे, तो फिर हम 24 घंटे उसी को बिठा दें। वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आप अलग अलग एक्सपर्ट देखते हैं, इसीलिए आप अलग अलग एनालिस्ट देखते हैं, अलग अलग ओपिनियन देखते हैं। जहां तक आपकी पोजीशनिंग का सवाल है, मेरा ये मानना है, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर
और वेबसाइट्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर के तौर पर हैं तो आप प्रिंट मीडिया की भी सहारा ले सकते हैं, जहां पर डिटेल में रिसर्च आती है, वो थोड़ी लेट आती है, क्योंकि तुरंत ट्रेड जो करने हैं वो मदद आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि टीवी से या फिर वेबसाइट से ही मिल सकती है। तो अगर आप ट्रेडिंग वाले माइंडसेट के आदमी हैं तो आपको ये मीडिया ज्यादा फोकस करना चाहिए इसमें। हालांकि इसी पर आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बहुत सारी एडवाइस मिलती है, लेकिन अल्टीमेटली किसी भी हथियार का इस्तेमाल कैसे करना है उसे चलाना तो आपको सीखना पड़ेगा, और आपको आना चाहिए कि ये हथियार मुझे कब किस तरह से इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, आपके पास एक्सपर्ट्स बहुत हैं, आप फोकस करिए। इसमें दिक्कत एक ही है। दिक्कत क्या है, मुझे पहले दिन से किसी को फॉलो करना है। ओके। मैंने सोचा कि आज पैसा लगाना, आज सबसे पहले कविता ने क्या कहा वो सुन के मैं लगा दूं। मुझे ये इस बात का पेशेंस नहीं कि मैं 7 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना कविता को फॉलो करूं, कविता के साथ 3 और एक्सपर्ट को फॉलो करूं, फिर उनमें से मुझे जो अच्छा लगेगा मैं ट्रैक करूंगा, उसकी राय में सुनूंगा। तो जल्दबाजी। हाँ, तो लोगों को लगता है ना आज पैसे आज ही सुने आज ही लगा दें। तो आपको मीडिया की एडवाइस में भी वही चीज है कि आपको क्या सूट करता है और आपको किसको फॉलो करना है। अब उसको फॉलो करने में आपको मीडिया के इंटरनल एक्सपर्ट्स पर भी आप भरोसा कर सकते हैं, एक्सटर्नल पर भी कर सकते हैं, आपको जो ठीक लगे। लेकिन एडवाइस जब आप उनकी लें, पूरी लें और पूरी तरह से फॉलो करें। दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, किसी ने कह दिया कि आप ये शेयर खरीदिए, आपने खरीद लिया, लेकिन आपने वो खरीदने की एडवाइस सुनी, याद रखी, आपने उनका टारगेट सुना, याद रखा, लेकिन उन्होंने कहीं इफ और बट लगाया कि ये हो जाए तो बेच दीजिएगा, ये नीचे चले जाएगा तो स्टॉप लॉस लगा लिया, वो हम नहीं सुनेंगे, वो फॉलो नहीं कर। देखिए एंड ऑफ डे पैसा आपका है, प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, लॉस तो आपका ही है। तो ऐसे में कोई कैसी भी एडवाइस, और खास तौर से जब आप एडवाइस बिना फीस की ले रहे हैं तो फिर तो बाद में सवाल करने का आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहते हैं। आप किसी को फीस देकर एडवाइस ले रहे हैं, किसी ब्रोकर से या किसी फाइनेंशियल प्लानर से, तो 4 सवाल पूछ भी सकते हैं कि आपने क्या बेसिस पे मुझे बताया। आप अदरवाइज कैसे पूछेंगे, किसको पूछेंगे? इसलिए आपका पैसा है, आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है, आपकी रिस्क है, इसलिए आप सावधानी से डिसीजन लें, आंख बंद करके नहीं। बिल्कुल। और ऐसे में अगर मैं समझूं कि मुझे किसी भी सलाह की जरूरत नहीं है, मैं अब जो करना चाहती हूँ अपने आप करूंगी, प्रॉफिट भी मेरा और लॉस तो मेरा है ही है, लेकिन मैं जो भी है ट्रेडिंग या निवेश अपने हिसाब से करना चाहती हूँ, तो ये कितनी अच्छी बात है और कितनी रिस्की बात है। तो यही चाहते हैं, और इसीलिए हमने पहला कदम शुरू किया कि हर आम इन्वेस्टर अपने आप को इतना क्या कहें कि जो मतलब इतना समझ सके कि मेरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैं ही लूं। लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन की बॉम्बार्डिंग होती है, उसे मैं इग्नोर भी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं सारे फैसले खुद ही लेना चाहती हूँ। तो ये मतलब कैसे करूँ? सुनो सबकी, करो अपने मन की। बिल्कुल। तो एक तरीका तो ये सिंपल है कि सबकी सुन के अपना फैसला मैं लूं। तो आपको अपने IQ लेवल पर भरोसा होना चाहिए। दूसरा ये कि आपकी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरा तरीका ये कि मैं सुनूंगा भी नहीं किसी के। अच्छा। मैं खुद ही सब कुछ करूंगा, और वो करते हैं, वही रिसर्च एनालिस्ट होते हैं। ओके। उन्हें भरोसा है कि मैं कंपनी को समझ रहा हूँ, मैनेजमेंट को समझ रहा हूँ, बिजनेस को समझ रहा हूँ, सेक्टर को समझ रहा हूँ, इकोनॉमी को समझ रहा हूँ, और उसके बाद में पैसा लगा रहा हूँ। ये तो फुल टाइम ट्रेडर का ही काम होगा। फुल टाइम ट्रेडर इन्वेस्टर का काम है। तो आपके पास क्या उतना टाइम है, एनर्जी है, पैसा है, एक्सपर्टाइज है? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो कीजिए, करना भी चाहिए, क्योंकि उसी में आप देखिए बड़ा पैसा तो वही लोग बनाते हैं जो अपने दिमाग से पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड्स और जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स है इंडिविजुअल, वॉरेन बफेट टाइप, जॉर्ज सोरोस टाइप, या फिर राकेश झुंझुनवाला टाइप, या रामदेव अग्रवाल टाइप, ये इन्वेस्टर्स वो हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई करके, अपना सब कुछ समझ के, अपने निर्णय पर बड़े पैसे किसी स्टॉक में लगाए और बड़े पैसे बनाए। दूसरी तरफ एक और कैटेगरी है, वो है म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर्स के, बड़े सक्सेसफुल है वो भी। वो भी कम नहीं है, ठीक है, लेकिन वो इतने नामी क्यों नहीं है? क्योंकि वो बजाय कुछ स्टॉक्स में कई गुना पैसा करने के, वो क्या करते हैं कि हम बहुत सारे स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं और मार्केट से बेहतर रिटर्न देने की कोशिश करते हैं, है ना? दोनों में बड़ा फर्क है, समझिए।
आपकी बड़ी वेल्थ कब बनती है स्टॉक मार्केट में? जब आप कुछ स्टॉक ऐसे खरीदें जिसे लंबे समय तक रखें और वो आपको अच्छे परसेंट में रिटर्न दे, कई गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, 25 गुना, और ऐसे शेयर हैं, थे और आगे भी आएंगे जो आपको 10-10 गुना, 20-20 गुना, 25 गुना रिटर्न देंगे। वही तो कलाकारी है, वही तो चुनने की बात है। तो वो ये इन्वेस्टर्स चुनते हैं इंडिविजुअल अपने बेसिस पर। फंड मैनेजर्स का काम क्या है? फंड मैनेजर्स जनरली उस तरफ नहीं जाते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें आपने एक मैंडेट दिया है कि हम इक्विटी मार्केट से आपको एक अच्छा पैसा बना कर दें। तो बजाय इस पे कि अच्छा ये प्रोसेस जो है ना अच्छे स्टार चुनने की, उसमें कभी कभी क्या होता है, जो चल गया 10 गुना 20 गुना हो जाता है, नहीं तो 0 भी हो सकता है। तो मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो मैं वो रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन फंड मैनेजर का काम वो नहीं है। तो फंड मैनेजर क्या करते हैं, जो स्टॉक्स हैं उन्हीं में से कुछ स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाकर ये कोशिश करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी से बेहतर रिटर्न मिले, या जो भी बेंचमार्क है उससे बेहतर। चलिए, तो यहाँ पर हमने तमाम उन पैरामीटर्स और क्राइटेरियाज पे बात कर ली है जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने के लिए। लेकिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले को। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका पहला कदम एक बार फिर से, और आज हम इस शो की आखिरी कड़ी में पहुंच गए हैं जहां पर हम दे रहे हैं दर्शकों के सवालों के जवाब। तो रुक करते हैं और जुड़ते हैं हमारे पहले दर्शक से। उज्जैन से विनीत जैन ने फेसबुक के जरिए अपना सवाल हमसे पूछा है और फेस वैल्यू और प्रीमियम में क्या फर्क है ये पूछना चाह रहे हैं। सामान्यतः कविता, ये आईपीओ के वक्त आपको दिखना होता है कि हर शेयर की फेस वैल्यू तो हमने समझाई, कई बार समझाई कि वो शेयर 1 रुपए की फेस वैल्यू का है, 10 रुपए की फेस वैल्यू का है, 100 रुपए की। हर कंपनी अलग अलग फेस वैल्यू रख सकती है। सामान्यतः कंपनियां अपने शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए रखती हैं, लेकिन पहले ऐसा कोई रूल था नहीं। आजकल तो सेबी कहती है कि आप 10 रुपए की फेस वैल्यू रखिए, और जनरली सारी कंपनियां वही प्रीफर करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ शेयरों के दाम इतने ज्यादा होते हैं तो फिर वो फेस वैल्यू घटा भी दी जाती है ताकि शेयर में लिक्विडिटी रहे। राइट। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपकी फेस वैल्यू 10 ही रुपए होनी चाहिए। तो फेस वैल्यू तो वो हो गई जो हर एक शेयर की जिन टुकड़ों में शेयर को बांटा गया है ना। समझिए 10 लाख शेयर हैं किसी कंपनी के, और 10 रुपए की फेस वैल्यू यानी कि कंपनी ने कुल मिला के 1 लाख शेयर इश्यू किए। ये तो फेस वैल्यू होगी। अब जब कंपनी इश्यू लेकर आती है, और चूंकि अब रूल ऐसे हो गए हैं कि कंपनियों के लिए प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो मुनाफा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो कोई भी प्रमोटर जो इशू लाएगा वही कहेगा कि मैं इतने सालों पहले से बिजनेस जमा के बैठा हूँ, मैंने पहले शुरुआती सालों में बड़ी मेहनत की, तब जाकर आज बिजनेस इस लेवल पर आया कि मैं आईपीओ ला पा रहा हूँ। तो मैं आपको 10 रुपए में थोड़ी दूंगा, 10 रुपए के शेयर में तो प्रीमियम चार्ज करूंगा। तो फेस वैल्यू के ऊपर जो पैसा प्रमोटर मांगता है आईपीओ लाते वक्त, उसे प्रीमियम कहते हैं। वो कैसे होता है? वो बिजनेस की आज की वैल्यू देखी जाती है, फ्यूचर प्रोजेक्शन के बेसिस पर समझा जाता है कि ये बिजनेस किस तरह का कारोबार कर सकता है, उसे ही प्रीमियम कहते हैं। तो जो फेस वैल्यू के ऊपर की प्राइस आईपीओ में मांगी जाती है तो उसे प्रीमियम कहा जाता है। तो प्रीमियम और फेस वैल्यू का फर्क सिंपल है। तो सामान्यतः इसकी जरूरत आईपीओ के वक्त होती है समझने की कि स्टॉक 10 रुपए की प्राइस का है, लेकिन इश्यू आ रहा है 210 रुपए में, यानी कि 200 रुपए की प्रीमियम होगी और 10 रुपए की शेयर की फेस वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं भिलाई से रविंद्र मुखर्जी का, और ये पूछ रहे हैं कि बेंचमार्क या बेंचमार्क पोर्टफोलियो जैसे शब्द कई बार सुनाई देते हैं, इनका क्या अर्थ है? दोनों ही चीजें जुड़ी भी हैं और अलग भी है। बेंचमार्क नॉर्मल अगर मैं ट्रेडिंग के हिसाब से समझना चाहूँ तो वो क्या होगा? सिंपल चीज है कि कई बार मैं कहता हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ या मैं खराब कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं कंपेयर करूंगा किसी से तब तो लगेगा ना अच्छा या खराब कर रहा हूँ। तो वो कंपेयर किसके साथ किया जाए, तुलना किसके साथ की जाए? तो कई ये बेंचमार्क की बात जो आती है ना, ये कहाँ आती है कि आपने किसी को पैसा लगाने के लिए दिया है, या तो पीएमएस में दिया है, या किसी ब्रोकर को दिया है, या किसी फंड में आपने पैसा लगाया। एग्जैक्टली। अब फंड मैनेजर कहेगा कि हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, आप कहेंगे अरे मेरा तो पोर्टफोलियो 2.5% नीचे दिख रहा है 6 महीने में, और आप कह रहे हैं हमने अच्छा किया, ऐसा कैसे? तो फंड मैनेजर कहेगा देखिए हम हमारे पोर्टफोलियो को सेंसेक्स और निफ्टी के सामने बेंचमार्क करते हैं। राइट। ये हमारा स्टैंडर्ड है कि सेंसेक्स और निफ्टी के सामने हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। तो अगर आपको ये लगता है कि सेंसेक्स 5% गिरा है और फंड 2.5% ही गिरा है,
तो आपको ये कहना पड़ेगा कि बेंचमार्क के मुकाबले में अच्छी परफॉर्मेंस है। इसी तरह से अगर सेंसेक्स 5% बढ़ा है और आपका फंड 7% ऊपर है तो आप ये कहेंगे कि मेरी बेंचमार्क के अगेंस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस है। अब होता क्या है, जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं जब ये लॉन्च होते हैं या जब आप पैसा लगाने जा रहे हैं तो आप उसकी स्कीम में देखेंगे ना, एब्सोल्युटली, तो वो दिया होता है, बेंचमार्क की जानकारी होती है। एग्जैक्टली कि ये मेरा बेंचमार्क है। आप मुझे निफ्टी के सामने बेंचमार्क करें, आप मुझे मिड कैप इंडेक्स के सामने करें, या सिर्फ ये सेक्टोरल फंड है तो आप उस सेक्टर के इंडेक्स के साथ मुझे कंपेयर करें, तो कैसे कंपेयर करना है ये बताया जाता है। और फिर आपको ये देखना है, फिर आप ये नहीं कह सकते मेरा रिटर्न अच्छा है या खराब आया है। उस बेंचमार्क के सामने फंड मैनेजर्स ने वाकई में अच्छी परफॉर्मेंस दी है नहीं। एक सामान्य तौर पर बेंचमार्क ये देखा जाता है कि सेंसेक्स निफ्टी कितना गिरा है, मेरा स्टॉक या मेरा पोर्टफोलियो कितना ऊपर नीचे है, हाँ। उसको कंपेयर किया जाता है। हाँ। लेकिन अल्टीमेटली हर फंड का बेंचमार्क अलग हो सकता है और जब आप पैसा लगा रही हैं तो उस समय पहले समझ लें मेरा बेंचमार्क क्या है। पोर्टफोलियो जब आप बनाते हैं फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, तब तो बेंचमार्क से आपको कंपेयर करना ही चाहिए क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड के जरिए बाजार में निवेश किया हुआ है। क्या स्टॉक्स में भी बेंचमार्क से कंपेयर करना सही होता है? हाँ, किया जा सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए कहीं कहीं तो जनरली हम क्या चाहते हैं, हम जनरली ये चाहते हैं कि मार्केट से बेहतर रिटर्न आए। एब्सोल्युटली। तो अगर मैं कोई स्टॉक चुन रहा हूं तो मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि ये बहुत बढ़े। दूसरी बात मैं ये चाहता हूं कि अगर ये ना बढ़ रहा है और मार्केट गिर रहा है उस वजह से नहीं बढ़ रहा तो मार्केट के मुकाबले में थोड़ा कम बढ़े या थोड़ा कम गिरे। तो ये मेरी एक एक्सपेक्टेशन होती है किसी स्टॉक से या किसी पोर्टफोलियो। बेंचमार्क पोर्टफोलियो थोड़ी सी अलग चीज है, ये जनरली फिक्स इनकम में काम में लिया जाता है कि एक अलग अलग सिक्योरिटीज का बनाकर पोर्टफोलियो, क्योंकि देखिए स्टॉक्स तो क्या है, बड़े लिक्विड है, आराम से ट्रेड होते हैं, हर रोज आपको प्राइस ऊपर नीचे मिल जाती है, सही वैल्यू मिलती है। लेकिन जो फिक्स इनकम वाले हैं वो कम ट्रेड होते हैं। तो फिक्स इनकम में अगर आप एक ही सिक्योरिटीज की कोई 10 साल का पेपर है या 25 साल का पेपर है या कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड है जो कई बार 15-15 दिन तक, महीने भर तक ट्रेड ही नहीं हो रहा है और इस बीच में बड़े उतार चढ़ाव तो होते ही हैं, राइट, तो उनकी वैल्यूएशन कैसी की जाए, तो वहां पर बजाय किसी एक इंडेक्स के या किसी एक 10 ईयर के पेपर के यील्ड के बेसिस पर करने के बजाय एक पोर्टफोलियो बना दिया जाता है कि ये 10 डिबेंचर्स का पोर्टफोलियो है, 10 बॉन्ड्स का पोर्टफोलियो है, ये बेंचमार्क पोर्टफोलियो, इसके सामने आप परफॉर्मेंस नापे। तो वो थोड़ी सी टिपिकल चीज है जो फिक्स इनकम वाले फंड मैनेजर्स के काम की होती है, उनके लिए समझने वाली बात होती है। तो इक्विटी तो आपके लिए बेंचमार्क जो भी है वो बहुत क्लियर है। डेट की आप परफॉर्मेंस जब नाप रहे हैं तो बेंचमार्क पोर्टफोलियो के साथ नापें। बिल्कुल सही। और ऐसे में आप अपने निवेश को या तो बदल सकते हैं या उसमें चेंजेस कर सकते हैं, नए निवेश को भी शुरू कर सकते हैं अगर आपको इन तमाम चीजों की जानकारी जो हमने दी है वो आप अप्लाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। और इसी के साथ पहला कदम के आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।